वेलकम टू द इटावा अकेडमी। आप सभी लोगों का द इटावा अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो चाहते हैं हिस्ट्री को पढ़ना। आज की क्लास उन लोगों के लिए और वो यूपी बोर्ड से हैं। तो आज की इस क्लास में आपके सारे के सारे डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे हिस्ट्री के पहले चैप्टर में। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री का जो पहले चैप्टर है उस चैप्टर को आपको बताया जाएगा। इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करा जाएंगे, आपके नोट्स भी बनवाए जाएंगे। तो आइए चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वही पहला चैप्टर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें हम देखेंगे आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ किस तरह से हुआ, क्या उसके कारण थे, और इस टॉपिक से रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी लोग इतिहास के बारे में अच्छे से जान सकें और परीक्षा के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पहला चैप्टर है ये है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि कक्षा 10 के लिए यूपी बोर्ड का सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर है। और ये पहली यूनिट है भारत और समकालीन विश्व इतिहास। तो इसमें जो पहला टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आइए जाते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसको कहते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है आखिर राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम। जो लोग अपने देश को प्रेम करते हैं वो राष्ट्रवादी कहलाते हैं। जैसे हम अपने देश से प्रेम करते हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, तो हम लोग राष्ट्रवादी कहलाते हैं। हर किसी के मन में अपने देश के प्रति प्रेम भावना होती है, उसे कहते हैं राष्ट्रवाद। तो दोस्तों आखिर जानते हैं राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, आखिर लोगों के अंदर देश प्रेम कब सबसे ज़्यादा जागा। तो इसके कुछ ना कुछ बहुत से कारण थे जो मैं आपको आगे रूप बताऊँ। सबसे पहले हम जानते हैं इस चित्र के बारे में, जो आप चित्र यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र के बारे में, क्योंकि इसी चित्र की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। आप देख रहे हैं इस चित्र को फ्रेडरिक सारियू ने ही बनाया था। ये सिर्फ कल्पना के बेस पर उन्होंने यह चित्र बनाया था। आइए पढ़ते हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला की रचना की। यानी कि जो प्रसिद्ध कलाकार थे फ्रांस के फ्रेडरिक सारियू, उन्होंने सन 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला की कल्पना की थी। उनके मन में कल्पना किया कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो किस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आप देख रहे हैं देश की स्वतंत्रता के लिए लोग इस तरह से लाइन लगाए हुए हैं। वो अपनी माता देवी जो कि देश की देवी है उनसे वंदना कर रहे हैं कि हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको स्वतंत्रता दिला दीजिए। क्योंकि वहाँ पर जो शासन है वो शासन बहुत ज़्यादा अत्याचारी शासक के हाथों में था, जो कि जनता के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और उन पर अत्याचार करता था। आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में सारियू ने एक संसार का चित्रण किया जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिल रहा था। यानी कि सारियू ने एक संसार का चित्रण किया है जिसमें कि संसार है, एक देश के बारे में चित्रण किया है, जिसमें क्या है सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना जनतांत्रिक, जिसमें क्या है लोकतंत्र, यानी कि जनता भी है और समाज भी, दोनों के लोग मिलकर यहाँ पे वंदना कर रहे हैं, लाइन लगा हुए खड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट है इस चित्र की श्रृंखला के प्रथम चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें यूरोप के लोग भी हैं और अमेरिका के लोग भी हैं, जो कि लाइन में कतार में खड़े हुए हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सभी आयु और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें सभी आयु और वर्ग के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने सामाजिक वर्गों के लिए एक लंबी कतार में स्वतंत्रता के लिए क्या है ये माता देवी स्वतंत्रता की देवी हैं, उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना करें, हमको स्वतंत्रता दिला दीजिए, अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में चित्रित किया करते थे। उस वक्त जब क्रांति हो रही थी तो लोग महिला के रूप में अपनी भारत माता को देखते थे। जैसे कि हम लोग भारत माता को माता के रूप में देखते हैं, उसी तरह से वो लोग अपने देश को स्वतंत्रता के लिए महिला के रूप में देखते थे। उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र दिखाया गया है। ये देखिए दोस्तों, एक हाथ में यहाँ पे मशाल है जिसमें कि ज्ञान का उदय है, ज्ञान का प्रकाश है, और एक हाथ में ये है, देख सकते हैं यहाँ पे है लोगों के अधिकारों के लिए घोषणा पत्र, किस तरह से अधिकार होना चाहिए। ये क्या एक कल्पना की गई है कि हमारा देश जब स्वतंत्र होगा तो किस तरह से दिखाई देगा। इस बेस पर उन्होंने ये 4 चित्रों का निर्माण किया था। तो नेक्स्ट है कल्पना आदर्श यूटोपिया में, इसको कल्पना दर्श ही बोलते हैं यूटोपिया, जो कि ये भी एक किताब है। विश्व के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बैठे हुए हैं। इसमें क्या है बताया गया कि विश्व के अलग अलग जो लोग वो एक समूह में बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए हैं। इन लोगों की स्थिति व पहचान उनके वस्त्रों और पोशाकों से होती है। इनकी पहचान अगर आपको करना है तो आप इनकी पहचान इनके पोशाकों और वस्त्रों से कर सकते हैं। आखिर किस देश के हैं, किस देश के निवासी हैं, सिर्फ इनके पोशाक बताती है। वैसे इनके बारे में कोई वैसा वर्णन नहीं किया गया है। स्वतंत्रता की मूर्ति से आगे की ओर इस जुलूस का नेतृत्व किया जाता है। स्वतंत्रता की जो मूर्ति है ये आप देख रहे हैं, इसके आगे इस जुलूस का नेतृत्व किया जाता है।
यहीं से लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड अब तक राष्ट्र देश बन चुके थे, यानी इस वक्त जब ये क्रांति हो रही तो उस में अमेरिका और इंग्लैंड ये स्वतंत्र हो चुके थे, इनको टेंशन नहीं थी क्योंकि ये स्वतंत्र हो चुके थे। लेकिन फ्रांस में स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो यहाँ के लोग क्रांति कर रहे थे, तिरंगा लेकर प्रतिमा के सामने पहुँचे हुए थे और अपने स्वतंत्रता के लिए वंदना कर रहे थे, स्वतंत्रता की देवी से अपने झंडे के साथ खड़े हुए थे। नेक्स्ट है फ्रांसीसी की कृति और राष्ट्र के प्रति विचार। आखिर फ्रांसीसी की जो क्रांति हो रही थी उस समय लोग अपने देश के बारे में क्या विचार रखते थे वो जानते हैं। निरंकुश शासन द्वारा अयोग्य शासन व्यवस्था, निरंकुश शासक द्वारा अयोग्य शासन व्यवस्था, यानी उस समय जो उनके जो शासक थे लुई 13वां 14वां इस तरह के जो शासन थे, लुई 16वां थे, ये लोग क्या थे, ये लोग बहुत ज़्यादा निरंकुश थे। ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, जनता जाए भाड़ में, उन्हें कोई मतलब नहीं था जनता क्या कर रही क्या नहीं कर रही है, उससे मतलब नहीं है। अपना पेट भरते थे, अपना राज देखते थे, बस जनता के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते थे। अयोग्य शासन व्यवस्था थे, उन्हें ये भी नहीं पता ठीक तरह से आखिर शासन व्यवस्था कैसे चलानी है, लोगों को किस तरह से न्याय दिलाना है, उनको किस तरह से उनके भोजन की व्यवस्था करना है, ऐसा उनके अंदर कुछ नहीं था। बस वो अपना अपना देखते थे और अपने में मगन रहते थे। लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी एंतेन द्वारा जनता के प्रति कठोर भाव और राजकोष को बर्बाद करना। जो लुई 16वां जो शासक थे, राजा थे, उनकी जो पत्नी थी मेरी एंतेन, ये भी बहुत ज़्यादा निर्दयी थी। ये सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और जनता के प्रति बहुत ही कठोर भाव रखती थी और राजकोष को बर्बाद करती थी, क्योंकि जितना भी अपना शौक श्रृंगार करती थी, जितना भी पैसा आता था जनता के लिए, वो सारा अपने ऊपर खर्च कर देती थी और इसी ने राजकोष को कंगाल करके रख दिया था, जनता को कंगाल करके रख दिया था। लोग इसको घाटा देवी के नाम से भी जानने लगे थे, मेरी एंतेन को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के शासन व्यवस्थाओं पर चल रही थी, एकदम भ्रष्टाचार था, हर तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे थे, लोग भूखों मर रहे थे, उनको खाना नसीब नहीं हो रहा था, इसीलिए वहाँ की क्रांति शुरुआत हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा मनुष्यों के अंगों और उनके समुदायों और उनकी स्वतंत्रता को समानता और बंधुत्व के प्रति संदेश देना। क्रांति के दौरान जो लोग थे वो अपने समुदायों के लिए और उनकी स्वतंत्रता के लिए, जैसे उनको समानता का अधिकार मिले और बंधुत्व के प्रति संदेश, यानी कि आपस में मिलजुल के रहें, इसके लिए वो भाव रखते थे। इसीलिए वो क्रांति स्टार्ट हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फ्रांसीसी क्रांति कारण। आखिर यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और जो फ्रांसीसी की जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे, क्यों इस क्रांति की शुरुआत हुई? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा ना, तभी तो ये शुरुआत हुई होगी। आइए जानते हैं आखिर इसके बारे में। तो इसमें है निरंकुशवाद और अयोग्य शासन व्यवस्था। जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ के जो शासक थे लुई 16वां थे, उनसे पहले लुई 15वां थे। लुई 15वां तो चलो शासक जो थे पहले उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने सोचा चलो जनता के लिए कुछ दायित्व तो करना चाहिए, तो क्या जब लुई 16वां आए तो उन्होंने अपने ऊपर जो है इस तरह से अत्याचार करना शुरू कर दिया लोगों के ऊपर कि वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए। अयोग्य शासन व्यवस्था, शासन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, उनको पता नहीं था कैसे शासन करना है कैसे नहीं करना है। उनको बस देखते अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही हिसाब था। बस अपना अपना देखते थे, अपना बढ़िया बढ़िया खाते थे, जनता को कुछ नहीं खिलाते थे, ना सैन्य व्यवस्था अच्छी थी ना कुछ अच्छा था, लोग भूखों मर रहे। इसीलिए उन्होंने क्या है संदेश डाला कि हाँ हमें क्रांति चाहिए, तभी वहाँ की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है मेरी एंतेन का राजभोग विलास भरा जीवन। अब जो मेरी एंतेन थी ये भी कम नहीं थी, ये भी बहुत बड़ी पनौती थी। तो ये जो मेरी एंतेन थी ये भी बहुत ज़्यादा कठोर भाव की थी। ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, इसने अपने ऊपर ही अधिकार सारा ले लिया था, राजा को कुछ करने नहीं देती थी, जो बोलती थी वही राजा को करना पड़ता था। और जब इसने अत्याचार करना शुरू कर दिया राजा के ऊपर और जनता के ऊपर, तब लोगों ने इसको क्या एक नया नाम दिया, श्रीमती घाटा देवी, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करने लगी थी, राजकोष का सारा पैसा, जिससे कि राज्य को घाटा होने लगा, जनता परेशान होने लगी थी। इस तरह की थी ये महारानी एंतेन, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही हिसाब था इनका। नेक्स्ट है भ्रष्ट सैन्य ताकत और नौकर। अब जब राजा ही भ्रष्ट हो, उसको जब कुछ पता नहीं तो उसके सैनिक भी क्या करेंगे, सैनिक भ्रष्ट थे, अपना अपना वो भी देखते थे, कुछ काम ठीक से नहीं करते थे। और जो नौकर थे, नौकर भी ऐसे ही थे। नौकरों को क्या था, ये सिर्फ अपना जो भी इनको पैसा मिलता था जिस काम के लिए, वो काम नहीं करते थे जाके। ये क्या है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा दूसरों को दे दिया, उनसे काम करवाते थे। ये भी मतलब एक प्रकार के मालिक बन के बैठे हुए थे। ये इनको अपने काम का कोई भी कर्तव्य का कोई परिवहन नहीं करते थे, बस अपना अपना देखते थे, ये भी मौज मस्ती करते थे। इस तरह की शासन व्यवस्था सोचिए, इस तरह की शासन व्यवस्था होगी तो वहाँ का राज्य कैसा चलेगा और वहाँ की जनता क्या करेगी। नेक्स्ट, उच्च पदों पर कुलीन वर्ग का नियुक्त होना। जो उच्च पद थे, अधिकारिक पद जो थे, उनमें कौन थे, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब जो वहाँ के पादरी होते हैं, पादरियों को उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। अब जब पादरी लोग वहाँ पर नियुक्त थे तो वो क्या करते थे, उनको स्पेशल
सुरक्षा दी जाती थी, उनका स्पेशल जो है ट्रीटमेंट दिया जाता था, मतलब उनके साथ सब कुछ स्पेशल किया जाता था, सारा पैसा उनके ऊपर ही खर्च किया जाता था। और वो लोग कहते जनता के ऊपर को ध्यान नहीं देते थे, वो लोग भी अपने अपने बारे में ही सब कुछ सोचते थे। जनता में समानता का अधिकार, जनता में समानता का कोई अधिकार नहीं था। जनता में समानता के अधिकार की कमी, ऊंच नीच जो भावना होती है, ऊंच नीच की भावना हमेशा होना बनी रहती थी। लोग समानता की दृष्टि से नहीं देखते थे। जो उच्च था उनको अधिक वरीयता दी जाती थी, जो निचली कैटेगरी में आते थे उनको कोई भी समानता नहीं दी जाती थी, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता था। तो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर जो है नुकसान उनको उठाना पड़ता था। गरीब और मजदूर वर्ग के प्रति साधारण व्यवहार, अब जो गरीब और मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। वो सोचते थे जैसे कोई इंसान ही नहीं है, कीड़ा मकोड़ों की तरह उनको बिल्कुल रखा जाता है, जैसे बेचारे जानवर हों या पशु हों। इस तरह से उनकी कंडीशन हो गई थी। तब जाके वो लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तब उन्होंने कहा अब हमें क्रांति चाहिए, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, नहीं तो ये हमें मार डालेंगे, जिंदा मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था हो गई थी। किसानों का भूखा रहकर कर्ज भरना, अब किसान जो थे बेचारे जो खेती किसानी करते थे वो क्या करते थे, एक तो वो खेती किसानी करें, उसके ऊपर पहले उनके पैसे नहीं थे ठीक से कि खेती किसानी कर सकें, ऊपर से कर्ज, टैक्स और उनको देना पड़ता था अलग से, और कर्ज लेते थे, कर्ज भी उनको बहुत ज़्यादा भरना पड़ता था। तो भूखे रहते थे बेचारे और ऊपर से कर्ज, और इस तरह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लोग भूखों मरने लगे थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता के लिए ऐलान किया। नेक्स्ट है किसानों का भूखा रहकर कर्ज भरना, ये हो गया। कुलीन वर्ग को आयकर से मुक्ति, जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे, पादरी वगैरह जो थे, उनको क्या था, एक तो पहले ही पैसे वाले थे, उच्च पदों पर थे, अलग से उनको हाई सैलरी मिलती थी, अच्छी खासी व्यवस्था थी उनके लिए, और उनके लिए अलग से टैक्स भी मुक्त था। मतलब कि वही बात है ना, जैसा कि होता है अपने देश में, चलो ये है कि टैक्स जो है 2 लाख के ऊपर, जिससे कि मतलब यहाँ 2-3 लाख के ऊपर टैक्स लगे। इसमें क्या गरीब जनता के ऊपर टैक्स नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या था, गरीबों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगता था। मतलब इंसान कमाए या न कमाए टैक्स दे, इस तरह से शासन व्यवस्था चलती थी। मतलब कि सरकार जो थी उस वक्त की जो सरकार थी, सरकार के पास पैसा आना ही आना था, वो खर्च नहीं करना चाहती। और पैसा उड़ाता कौन था, उनकी महारानी इंतो एतेन जी, धुआंधार पैसा उड़ाती थी, धुआंधार एकदम, ये समझ लीजिए। जनता कहीं कुछ भी करते उससे कोई मतलब नहीं था, इस तरह की महारानी थी वो। नेक्स्ट है कृषि के महत्व को स्थान ना देना। बताइए कृषि का ही महत्व जब कोई स्थान नहीं देगा तो खाएगा क्या इंसान। जो भी खेती किसानी होती थी उससे जो भी अनाज आता था ये लोग ले लेते थे, और उसके बदले में किसानों को बस चिल्लड़ थमा देते थे, चिल्लड़ कुछ पैसे। उस पैसों में उनका बेचारों का घर सही से बन पाता था ना, वो सही से खाना खा पाते थे, बस गरीब की तरह मजदूर की तरह मजदूरी करते रहते थे। इस तरह की शासन व्यवस्था हो गई थी, लोग परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। खेती किसानी कोई महत्व नहीं दिया था, खेती हो तो भी अनाज आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस अपने में सब मगन रहते थे। सेना के प्रति दुर्व्यवहार व खराब भोजन। अब जो सेना होती है, देश की सेना, वो ही देश को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है। उन्हीं को जब आप उनके प्रति कोई ध्यान नहीं देंगे, उनके ऊपर दुर्व्यवहार करेंगे, उनको खराब भोजन देंगे, सही से खाना नहीं खिलाएंगे, तो वही क्या दुबले पतले कमज़ोर हो जाते थे बेचारे। उनके ऊपर कोई अधिकार दिया नहीं जाता था ठीक से, ना कुछ कार्रवाई की जाती थी। इस तरह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे। सेना के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सेना वालों को दिक्कत होने लगी थी। तब जाके सेना के जो लोग थे, जो सेना में जो भर्ती हुए थे, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, जिससे कि फिर वो लोग भी चाहते थे कि हाँ अब शासन व्यवस्था बदलनी चाहिए। तब जाके स्वतंत्रता के लिए वो लोग भी आखिर लड़ाई कूद गए थे, वो भी शासन व्यवस्था का साथ नहीं दे रहे थे। असमानता और अन्याय, किसी के साथ कोई समानता नहीं थी, हमेशा अन्याय पर अन्याय होता रहता था। अधिकारी लोग मौज करते थे और जनता काम करती थी, मजदूरी करती थी, अपना जैसे तैसे जीवन पालन करती थी, और बेचारे बहुत ही दयनीय स्थिति हो रखी थी उनकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। जैसे मैं आपको बताना, अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। तो अब है क्वेश्चन आंसर का सेशन, ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें आपको करना है। चलिए आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन। यह है निम्नलिखित तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पहला है ज्यूसेपे मैत्सेनी। आखिर इसके में जाने ज्यूसेपे मैत्सेनी कौन थे, इसके बारे में टिप्पणी लिखेंगे। चलिए देखते हैं पहले ज्यूसेपे मैत्सेनी के बारे में। तो ज्यूसेपे मैत्सेनी जो थे ये एक इटालियन क्रांतिकारी थे। ये इटली के लिए जो है लड़ाई लड़ते थे, इटली के बारे में सोचते थे, इटली के क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इटली को एकीकृत किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इटली के लोगों को, वहाँ के जितने भी समुदाय थे, जितने भी वर्ग थे, उन सभी लोगों को एकजुट किया किसी भी क्रांति के लिए, जिससे कि उनको स्वतंत्रता मिल सके। इनका मानना था कि देश में इंसानियत ही मूल हिस्सा, अगर देश में इंसानियत है तो ही देश है, नहीं तो कुछ नहीं है। ये इंसानियत को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, इसीलिए क्या इंसानियत के लोगों को इकट्ठा करते थे, उनको समझाते थे। उन्होंने इटली राज्य के लिए एक कार्यक्रम की स्थापना की जिससे कि सभी लोग एकीकृत हो सकें। उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक कार्यक्रम की स्थापना की जिससे कि लोग क्या इकट्ठे हो सकें।
उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नाम के दो गुप्त सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने क्या है, गुप्त सोसाइटी बनाई, जिससे कि किसी विरोधी को पता ना चले कि कोई सोसाइटी चले। और ये सोसाइटी काम क्या था, लोगों को इकट्ठा करना, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाना और क्रांति के प्रति इनको एकत्र करना, जिसमें कि यंग इटली था और एक था यंग यूरोप। ये दो सोसाइटी इन्होंने बनाई जो कि गुप्त रूप से चलाई जा रही थी। इस तरह से उन्होंने समाज में अपने विचारों को फैलाया और इटली गणराज्य की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। इस तरीके उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को फैलाया, किस तरह लोगों को स्वतंत्रता चाहिए तो लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और इटली गणराज्य की स्थापना के लिए अपना योगदान दिया। इस तरह से इनका भी बहुत बड़ा महत्व था इटली की स्वतंत्रता के प्रति। नेक्स्ट है काउंट कैमिलो दे काबूल। इटली जानता है कि ये काउंट कैमिलो दे काबूल कौन थे। इन्होंने क्या किया, तो ये इन्होंने क्या, इटली के 7 राज्यों में से केवल सार्डिनिया पीडमोंट पर एक इटालियन रियासत का शासन था। इटली के जो 7 राज्य थे, अब 7 राज्यों को चलाने वाले कौन कौन थे, सिर्फ सार्डिनिया और पीडमोंट, बस यही एक रियासत थी जो कि पूरे 7 राज्यों को चला रहा था। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। जब 1831 और 1848 की क्रांतिकारी विद्रोह इटली को एकजुट करने में विफल रहे तो इन्होंने एकीकृत इटली की स्थापना की जिम्मेदारी ली। जब 1831 और 1848 क्रांति हो रही थी उस समय विद्रोह हो गया था। फिर क्या था, लोग आपस में एकजुट नहीं हो पा रहे थे, लोग डरने लगे थे, क्रांति में डरने लगे, उनके ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि नहीं चाहते थे शासक उस समय के कोई क्रांति जिससे कि उनको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो उन्होंने क्या, जनता पर अत्याचार करने दिया, जो कि बेचारे क्रांति कर रहे थे, स्वतंत्रता चाहिए उनको। तब उस समय काउंट कैमिलो द कैबूल जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिम्मेदारी ली कि हाँ अब मैं आप सब लोगों को एकीकृत करूँगा, जिससे कि आप सभी लोग स्वतंत्रता के प्रति आसानी से लड़ सकें। फिर इन्होंने क्या किया, इटालियन राज्य की राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय इसके शासक थे। उस समय शासक कौन था, राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय, जो इटालियन राज्य के शासक थे। और उनके जो मंत्री थे वो थे कैवोर, मुख्यमंत्री थे वो। कैवोर ने क्या किया, कैवोर ने 19वीं शताब्दी के इटली के अलग अलग राज्यों को एकजुट करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जो लोग अलग अलग राज्य में लोग रह रहे थे, इन्होंने क्या किया, इन सभी राज्यों से लोगों को एकत्र करना शुरू किया कि आप सभी लोग आंदोलन में शामिल होइए, जिससे कि हमारा देश स्वतंत्र हो सके। ये इटली के देश की स्वतंत्रता के लिए ये काम करते थे। इन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी कि मैं आप सबको एकत्र करूँगा और इटली के लिए जो आंदोलन कार्यक्रम चला उसमें लोगों को शामिल कराऊंगा, एकत्र कराऊंगा। तो ये काउंट द कैमिलो का यही मेन किरदार था। फिर उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में जो एक सावधानीपूर्वक कूटनीतिक गठबंधन किया, लोगों को एकत्र किया, सभी राज्यों को एकत्र किया, एक गठबंधन बनाया, जिससे कि ऑस्ट्रेलियाई सेना को हराने में मदद मिली। और फिर जाके इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई हैंसबर्ग को हराया और तब जाके इटली के उत्तरी भाग को स्वतंत्र कराया। इस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया था। इन्होंने मेन काम के लोगों को एकत्र किया, जो अलग अलग राज्य थे 7 उनको एकत्र किया, उनके लोगों को एकत्र किया, तब जाके इन सबको मिला के इन्होंने एक सेना बनाई, अपनी एक टीम बनाई। उस टीम के साथ तब जाके इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सेना को हराया और तब जाके इन्होंने इटली के उत्तरी भाग को स्वतंत्रता दिलाई। नेक्स्ट है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। आखिर यूनानी स्वतंत्रता युद्ध क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें है यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध एक बहुत ही ज़्यादा सफल युद्ध था। यानी कि जो स्वतंत्रता युद्ध था यूनानी का, वो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा सफल युद्ध था, जिसकी यूनानी क्रांतिकारियों ने सन 1821 और 1829 ईस्वी के मध्य ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ा था। ये जो युद्ध था वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ 1821 और 1829 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि इसमें क्रांतिकारी सारे के सारे शामिल थे, यूनानी क्रांतिकारी। यूनानियों को पश्चिम यूरोपीय देशों का समर्थन था। यूनानियों को समर्थन चाहिए, भाई किसी कोई लड़ाई लड़ रही है तो कहीं ना कहीं समर्थन चाहिए, तो इनको क्या था, इनको समर्थन प्राप्त था। कलाकारों ने भी यूनानी क्रांतिकारियों का साथ दिया। वहाँ के जो कलाकार थे, कलाकारों ने क्या किया, कलाकारियों ने जो भी अपनी कला के जरिए अपने पोस्टर्स बनाए, जिसमें कि स्वतंत्रता के लिए वो नए नए स्लोगन नारे देते थे। इस तरह से उन्होंने भी क्या, क्रांतिकारियों का साथ दिया, जिससे कि क्रांतिकारियों को मोटिवेशन मिलता था कि हाँ जनता हमारे साथ है और जो कलाकार हैं वो भी उनके साथ हैं, जिससे कि अंततः आखिरकार ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि संविधान का एक हिस्सा था, उसमें 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यानी कि तब जाके जो क्रांति इन्होंने क्रांति की जो लड़ाई लड़ी, इन सब के दौरान इनको अंत में जाके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा 1832 ईस्वी को यूनान को यूनान जो देश था स्वतंत्रता घोषित हो गया, यानी देश स्वतंत्र हो गया था। इस तरह का यूनानी स्वतंत्रता युद्ध था। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद। आखिर ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो फ्रैंकफर्ट संसद है, यह एक जर्मनी देश की एक असेंबली थी ये जर्मनी देश की, जो विभिन्न जर्मन क्षेत्रों से आए हुए गरीब और मध्यम वर्ग के काम करने वाले लोगों, व्यापारियों और समृद्धि कारीगरों के द्वारा बनाई गई थी। इसको बनाया किसने था, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, कि जर्मनी देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, जिसमें गरीब लोग शामिल थे,
मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे, व्यापारी थे जो कि बिजनेसमैन थे, और कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो अधिकारी थे, ये सारे के सारे लोग, और कारीगर भी इसमें शामिल थे। इन सारे के सारे लोगों ने मिल के एक असेंबली बनाई थी, जिससे कि एक संसद का निर्माण हुआ। इस संसद को बोलते थे फ्रैंकफर्ट संसद, जो कि जर्मनी देश के लिए काम करती थी। यह सभा 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में बुलाई गई थी। इस जब ये असेंबली बनाई गई थी, इसको सबसे पहले 18 मई 1848 ईस्वी को जो फ्रैंकफर्ट जो सिटी थी, शहर था, वहाँ के एक सेंट पॉल चर्च में इस मीटिंग को बुलाई गई। वहाँ पे मीटिंग डिस्कस किया गया था कि किस तरह से हमें इस असेंबली को बनाना है। इसमें बहुत सारे नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए, तब जाके इसको वहाँ पे जो है रेखांकित किया गया, जिससे कि इस संसद का निर्माण हुआ था। इस सभा ने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का गठन किया। अब जब असेंबली बन गई थी, सारे रूल्स रेगुलेशन जब बन गए थे, तब क्या को एक संविधान बनाया गया। जर्मनी देश के लिए संविधान बन गया, अपने देश का संविधान उन्होंने बनाया था। उसी तरह से वहाँ के जो बहुत सारे समुदाय के जो लोग थे, हाई कैटेगरी, लो कैटेगरी, बिजनेसमैन, इन सभी लोगों ने क्या एक संविधान का गठन किया था। इस संविधान और संसद के अधीन राजतंत्र से होता था। इस संसद का जो नेतृत्व था वो कौन करता था? यहाँ के जो राजतंत्र था, राजतंत्र उसका नेतृत्व करता था। यानी कि अभी इसमें जनता का कोई रोल नहीं था। जो कि राजा महाराजा होते थे, वही संविधान को चलाते थे, इस संसद को चलाते थे। बाद में क्या हुआ? बाद में इसे अभिजात वर्ग और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा। अब जब राजा ही सब अपने हिसाब से देखेंगे तो क्या हुआ था, लोगों को सही से अधिकार नहीं मिल पा रहा था। वो अपने मन की करते थे, संविधान में कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते अपने नियम के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से। तो क्या इससे लोगों को दिक्कत होने लगी। तो जो अभिजात वर्ग थे और जो सेना था, तो सेना का अधिकार क्या होता है, अगर देश में कोई राजा है, वो अगर सही से नहीं चलेगा, सही से काम नहीं करेगा, तो क्या सेना को अधिकार होता है कि वो राजा पर कार्रवाई करे और देश की जनता को जो है वो न्याय दिलाए। इसीलिए क्या था, वहाँ की जो सेना ने भी विरोध करना शुरू कर दिया था। जब विरोध होने लगा तब क्या था, फिर मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने संसद को अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में कहते हैं ना, जो राजा चाहेगा वही होगा। फिर बाद में क्या, वही राजा ने फिर क्या किया, लोगों को ऊपर से अत्याचार कर दिया, लोगों को डिस्टर्ब किया इतना ज़्यादा कि लोगों ने फिर जनाधिकार खो दिया। लोग फिर डरने लगे इसके ऊपर आवाज़ उठाने से। जब आवाज़ नहीं उठ पाई ठीक से, फिर जनता नीचे दब गई, लोग पीछे हट गए। तब जाके 31 मई 1849 को इसको जो है बंद करना पड़ा। फिर इसको बंद कर दिया गया था, इस संसद को। इस तरह से फ्रैंकफर्ट का ये संसद था। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। महिलाओं के पास जो कला थी वो थी कि वो लोगों को खाना बना सकती थी। यानी कि जो क्रांतिकारी थे वो उनको खाना खिलाती थी, और साथ ही साथ वो पुरुषों के साथ मिल के क्रांतिकारी में जितनी भी हेल्प होती थी, लड़ाई लड़ने से लेके और बैनर्स बनाना, पोस्टर्स बनाना और साथ में रहना, ये सारे के सारे काम वो भी करती थी। लेकिन फिर भी क्या था, जो वहाँ के जो राजनीतिक जो शासक थे, वो शासक क्या करते थे, संसद में महिलाओं को यानी कि गैलरी में खड़ा कर देते थे, जिससे कि महिलाएं जो वहाँ पे जो उनके मेहमान आते थे, जो भी मिलने आते थे, उनका अभिनंदन कर सकें। उनको सही से अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको बस नौकरों की तरह ही रखा जाता था। लेकिन फिर भी उनसे जितना होता था वो अपना पूरा योगदान देती थी, क्रांतिकारियों की सेवा करती थी, अपनी कला से उनको खाना वाना सब कुछ खिलाती थी। लेकिन उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था। वो समझते थे कि हाँ, पुरुष ही प्रधान है, जो कुछ भी करेंगे पुरुष ही करेंगे। लेकिन फिर भी एक तरफ से देखा जाए तो महिला और पुरुष क्या है, बराबर की ही भागीदारी थी। उन्होंने भी मिल के, दोनों लोगों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने मिलकर ही इस क्रांति का जो है साथ दिया था और देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2। ये अभी आपने देखी, ये सारे के सारे जो है शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो कि इसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। इस पर टिप्पणी करना रहता है, जो कि अभी आपने देखा। अब हम देखेंगे थोड़ी लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि है पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। आखिर फ्रांसीसी जो लोग थे उन्होंने सामूहिक भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए।
यानी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिससे कि फ्रांसीसी के लोगों के बीच में एकता की भावना आ जाए और वो सभी लोग क्रांति के लिए अपना योगदान दें। आइए इसके बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के लिए आपस में एकजुटता बनाए रखने के लिए भाव उत्पन्न करने की कोशिश की। तो जो वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी लोगों को समझाया कि हम सब लोगों को मिलजुल के रहना है, तभी हम सब लोग जो फ्रांसीसी की क्रांति है, फ्रांसीसी देश की स्वतंत्रता है, उसके लिए आपस में जो है कूटनीतिक तरीके से रह पाएंगे और देश को जो स्वतंत्रता दिला पाएंगे। इसके लिए क्या हमको सबसे पहले एकजुट रहना है, एकजुट भावना अपने मन में बना के रखनी है। ला पैट्रिक और ले सिटोयन ने संविधान के अंतर्गत एक समान विचार और एक समान अधिकार के लिए लोगों को संबोधित किया। तो जो ला पैट्री थे और जो ले सिटोयन थे, ये भी क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे फ्रांसीसी के। इन्होंने क्या किया, इन्होंने संविधान के अंतर्गत जो भी नियम कानून बने हैं, ये सभी नियम कानून को उन्होंने लोगों को बताया, जनता को बताया कि हम सभी लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हम सभी लोग एक ही तरह के लोग हैं, हम सभी लोगों को समानता मिलना चाहिए। इस तरह से उन्होंने लोगों को समझाया कि हम सभी लोग समान हैं, हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हम सभी लोग एकजुट हैं, जिससे कि क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके। इन्होंने नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया, जिसमें कि नया राष्ट्र ध्वज बनाया गया, जिसके तहत स्वतंत्रता की भावना की थी। यानी कि इन्होंने एक नए राष्ट्र ध्वज का निर्माण किया, जिसमें कि स्वतंत्रता के लिए इनको एक अलग से ताकत मिले, एक अलग से फ्लैग था जिसको कि इन्होंने बनाया था। फिर उन्होंने क्या कि उन्होंने स्टेट जनरल का जो नाम बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया। इस समय जो स्टेट जनरल नाम से जो वहाँ का संविधान जाना जाता था, जो संसद जाना जाता था, उसको इन्होंने बदल के क्या नेशनल असेंबली कर दिया जब स्वतंत्रता मिल गई तब, और उसे नागरिकों के लिए समूह द्वारा चुना गया। और फिर उसके जो अधिकारी थे नेशनल असेंबली के, उनमें से राजा किसी को नहीं चुना गया, आम जनता में से ही, जैसे कि इलेक्शन होता उसी तरह से आम जनता के से ही किसी एक को नियुक्त किया गया चुन के, जिस तरह से अपने देश में प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है उसी तरह से। फिर है नेक्स्ट एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली ने पूरे देश के लिए एक जैसे कानून बनाए, जिसमें कि सबको समानता का अधिकार दिया गया। फिर क्या था, जो फिर वहाँ के जो केंद्र प्रशासन था, जिसमें कि अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल असेंबली, इसके तहत जो वहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उन्होंने क्या किया, एक नए देश के लिए नए नए कानून बनाए, जिसमें कि लोगों को समानता का अधिकार दिया गया, उनको स्वतंत्रता से रहने का अधिकार दिया गया, अपने हिसाब से अपनी भाषा को बोलने का अधिकार दिया गया, जैसे चाहे वैसे रह सकते हो, क्योंकि आपको पूरी तरह से स्वतंत्र से अपनी भाषा में कहीं से भी बात कर सकते थे। जैसे अपने देश में आप कुछ भी किसी भी देश के हों, किसी भी जाति धर्म के हों, आप अगर भारत में हैं तो आपको समानता का अधिकार है, आपके साथ कोई भी व्यवहार नहीं किया जाएगा, व्यवहार कोई किया जाता है उसके खिलाफ आपके ऊपर जो है कठिन से कठिन कार्रवाई की जाती है। इसी तरह वहाँ पे नए नए कानून बना दिए गए, जिससे कि जनता को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ और जनता जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि अब वो स्वतंत्र हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, उन्होंने किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति में अपना योगदान दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है बहुत ही ज़्यादा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जानते हैं मारियान और जर्मेनिया के बारे में। तो जो ये मारियान थी वो कौन थे, वो फ्रांसीसी की एक महिला थी, और जो जर्मेनिया थी वो जर्मनी की एक महिला थी। ये दोनों महिला थी, और ये किनका काम क्या था, ये स्वतंत्रता के प्रति लड़ी थी, यानी कि ये इनकी जो छवि थी वो स्वतंत्रता के प्रति जो क्रांतिकारी होते हैं उस तरह की इनकी छवि थी। ये महिला क्रांतिकारी थी, तो लोग इनको देख के मोटिवेट होते थे। जो महिलाएं थी फ्रांसीसी की महिलाएं मारियान को देख के मोटिवेट होती थी कि हाँ ये हमारे देश के लिए लड़ रही हैं, बहुत आगे बढ़ी हैं। और जर्मेनिया थे वो जर्मनी की महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन का काम करती थी। वो महिलाओं को बताती थी कि आपको भी हमारी तरह बनना है, जिससे कि हमारी क्रांति को बल मिले और हमारा देश स्वतंत्र हो सके। इन्होंने क्या कि इन्होंने अपने देश के लोगों को हमेशा जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी। ये इतनी ज़्यादा जज्बे वाली थी दोनों महिलाएं कि इन्होंने क्या है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। जिस तरह से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भारत में रानी लक्ष्मीबाई ने भी लड़ाई लड़ी, इसी तरह से ये महिलाएं थी। जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया था, यानी कि इनको बहादुरी की तरह से देखा जाता था, बहादुरी की नज़रों में इनको मापा गया था। इनका महत्व ये था कि जिससे कि जनता है, जो वहाँ की महिलाएं हैं, वो अपने आप को पहचान सके कि हाँ मैं भी स्वतंत्रता में आगे आ सकती हूँ और स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दे सकती हूँ, जिससे कि देश में एकता की भावना जो है पैदा हुई और अंततः जाके लोगों को स्वतंत्रता मिली। तो ये अलग अलग देशों की थी। मारियान जो है वो फ्रांसीसी की थी और जर्मनी जो है जर्मनी के लिए महिला थी, जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ी थी। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही थी। नेक्स्ट है वियना की संधि के बारे में लिखना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट है, आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। आइए जानते हैं वियना की संधि के बारे में। तो वियना की संधि का जो पहला पॉइंट वो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए भूप राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था। उस समय फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो भी राजवंश थे, जिसमें कि भूप राजवंश था,
उसको क्या सत्ता में जो है फिर से वापस लाया गया इस संधि के दौरान। नेक्स्ट है फ्रांस ने नेपोलियन की सत्ता वाली जगहों को खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। आइए जानते हैं आखिर बाल्कन के जो प्रदेश थे वहाँ पे राष्ट्रवादी के प्रति जो तनाव क्यों फैलाया, कि जो लोग थे आखिर उनको क्या परेशानी होने लगी थी जो कि राष्ट्रवादी लोग थे। इसमें क्या है, रोमांटिक राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने के कारण जो वहाँ के जो रोमांटिक एक समुदाय था, रोमांटिक समुदाय के जो लोग थे, तो वहाँ के लोग क्या थे, वो भी राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो विचार उनके अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से जो बाल्कन के जो राष्ट्रवादी थे उनको जो है तनाव फैल गया। वो लोग चिंतित होने लगे कि इनके जो रोमांटिक राष्ट्रवाद के जो लोग हैं ये अच्छा नहीं कर रहे, इनके विचार जो है अच्छे नहीं है देश के प्रति, जिससे कि वो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे जो बाल्कन के लोग थे। इससे पहले शासन करने वाले ऑटोमन साम्राज्य का विघटन भी हुआ, यानी कि इससे पहले जो वहाँ पे शासक थे, जो ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक थे, तो क्या है उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनको वहाँ से हटा दिया गया। वो क्योंकि जो इनके जो नए विचार थे, रोमांटिक राष्ट्रवाद वालों के जो विचार थे, इन विचारों के अंतर्गत जो ऑटोमन साम्राज्य को हटना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे। और जो ऑटोमन साम्राज्य था वो जनता के प्रति बहुत अच्छा काम कर रहा था, जो कि बाल्कन की जो जनता थी उनके प्रति बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो क्या था, जब ये नए विचार आए रोमांटिक राष्ट्रवाद के, जब नए विचार आए, फिर वहाँ से ऑटोमन साम्राज्य को हटना पड़ा, जिसके तहत लोगों को बड़ी चिंता हुई कि अब हमारी कौन सुनेगा, हमारे ऊपर न्याय कौन करेगा, हमें कौन देखेगा। इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, बहुत ज़्यादा तनाव में आ गई। फिर क्या था, जो वंचित प्रदेशों में जो राष्ट्रवादी तनाव छा गया, यानी कि जो रोमांटिक राष्ट्रवाद के लोगों को छोड़ के जो बाकी की जो जनता थी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, हमारा आखिर क्या होगा, हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, हमें खाना पीना कौन देगा, हमें जो है भोजन की व्यवस्था कौन कराएगा, यानी कि सारा जो भी होता है, क्योंकि अब इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं था, ये एक तरह से अकेले पड़ गए थे। बाल्कन में विभिन्न स्लाव समुदायों ने स्वतंत्र शासन के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था। अब जब बेचारे भूखे मरने लगे, उनको कुछ मिल नहीं रहता, कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही थी, तो बाल्कन के जो विभिन्न समुदाय थे, स्लाव समुदाय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जब हमें स्वतंत्रता चाहिए, इस शासन व्यवस्था को यहाँ से हटाना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। फिर उन्होंने क्या था, उन्होंने क्रांति के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते थे, क्योंकि जो दोनों जो गुट थे, जो समुदाय थे, एक था रोमांटिक समुदाय और दूसरा जो था बाल्कन समुदाय, ये आपस में जलते रहते थे, इनमें आपस में एकता नहीं थी और राज्य पर अधिक से अधिक नियंत्रण चाहते थे। और ये कहते थे राज्य पे चाहते थे, जैसे एक राज्य था, दो गुट हैं, तो वो चाहते थे हमारा कंट्रोल हो इस देश पे, एक चाहता इस राज्य पे हमारा कंट्रोल हो, आपस में लड़ते रहते थे। ये आपस में बाल्कन पर समाजवादी सत्ता के लिए लड़ने लगे। ये कहता बाल्कन जो देश था, एक समुदाय था, उस पर ये समाजवादी सत्ता चाहते थे, इसलिए आपस में लड़ते रहते थे, जिससे कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। स्थिति जब बहुत ज़्यादा खराब हो गई, फिर कहते यही जो स्थिति जब खराब हुई, तब जाके बाल्कन के जो प्रदेश थे, इनमें के जो राष्ट्रवादी थे, जो देश के प्रति प्रेम करते थे, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि ये आपस में लड़ रहे हैं, हमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तब जाके ये इन्होंने क्या, एक स्वतंत्रता की क्रांति के लिए आगे आए और इन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें कि जर्मनी, लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ये सभी देश इस क्षेत्र पर स्वतंत्र नियंत्रण चाहते थे। अन्य जो देश थे, जैसे कि जर्मनी थे, ऑस्ट्रेलिया थे, हंगरी थे, ये भी चाहते थे कि बाल्कन पे हमारा नियंत्रण हो, क्योंकि सब के सब चाहते थे बाल्कन पे हमारा नियंत्रण हो। रोमांटिक समुदाय वाले भी चाहते थे, और ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी चाहते थे, जर्मनी वाले भी चाहते थे, हंगरी वाले भी चाहते, सब चाहते थे कि बाल्कन प्रदेशों पे उनका नियंत्रण हो, जिससे कि उनको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता मिल सके। इसी वजह से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब सब के सब ये टूट पड़े एक क्षेत्र को पाने के लिए। तब क्या था, आपस में इनमें बनती नहीं थी, क्योंकि जो वहाँ के जो लोकल के लोग थे वो चाहते थे यहाँ पे हमारा नियंत्रण हो, क्योंकि वहीं के रहने वाले थे। लेकिन बाहर के जो देश थे, जर्मनी थे, ऑस्ट्रिया थे, हंगरी थे, ये भी आगे जाके हमें नियंत्रण चाहिए। तब जाके ये यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, जिसका परिणाम सबको पता है। तो आगे जानते हैं, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों के 1848 की क्रांति का अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया, यानी कि जो 1848 में जो क्रांति हुई थी, उसमें क्या थे, सभी लोग बिल्कुल ही
उत्तेजित वर्ग के नहीं थे, मतलब सब नहीं चाहते कि हाँ लड़ाई लड़के ही हमें स्वतंत्रता मिले। कुछ लोग उदारवादी थे जो चाहते थे कि प्रेम भावना से देश में जो कानून है उस कानून के पालन करते हुए हमें आसानी से स्वतंत्रता मिल जाए। तो आखिर ऐसे लोग जो थे, उदारवादी जो लोग थे, इन्होंने कौन कौन से काम किए जिससे कि उनको स्वतंत्रता मिले, और उसके बारे में इस टॉपिक पे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। उदारवादियों की इस 1848 की क्रांति में यूरोप के गरीब, बेरोजगार, भूखे श्रमिक लोग शामिल थे और साथ ही शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग भी आवाज़ उठा रहे थे। यानी कि उदारवादियों का जो संगठन था, उदारवादी की जो टीम थी, उसमें यूरोप के जो गरीब थे, बेरोजगार थे, भूखे लोग थे और जो मजदूर लोग थे, और साथ ही साथ जो पढ़े लिखे जो लोग थे और जो बिजनेसमैन टाइप के लोग थे, यानी कि नीचली से लेके ऊपरी जो पूरी व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था, वो लोग और जनता, सब के सब लोग चाहते थे कि उदारवाद यानी कि कानून का पालन करते हुए इस क्रांति का ऐलान हो और जिससे कि उनको स्वतंत्रता मिले। फिर और ये सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी तरफ क्या था, जो सांसद के जो देश थे वो 1848 के ही दौरान भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। जो सांसद देशों जो थे, जो संसद के अधीन जो देश थे, दूसरी तरफ जो देश थे, वो 1848 के समय ही उनमें क्या थे, भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी, लोग आपस में एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे थे, सरकार भी साथ नहीं दे रही थी, कृषि हो नहीं रही थी, क्योंकि कृषि को महत्व दिया नहीं जाता। तो इस तरह से लोग भूखों मरने लगे, जैसा कि अभी आपने देखा था श्रृंखला वो श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में लोग भूखों मर रहे थे, इन्होंने क्या था, सरकार के प्रति ही आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, आंदोलन होने लगे। इस तरह से वहाँ पे भी आंदोलन होने लगे थे। अभी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किस तरह से वहाँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हुई पड़ी है, लोगों को खाने के लिए ना पैसे हैं और ना ही खाने के लिए वहाँ पे कोई सामग्री। इसी तरह से जो यूरोप के जो सांसदिक जो देश थे, वहाँ के लोगों की कंडीशन हो रखी थी, और वो लोग आपस में क्या करते थे, आपस में लड़ते भी रहते थे। एक तो बेरोजगारी भी बढ़ गई थी और उनमें कोई उनका नेतृत्व करने वाला नहीं था, ना उनमें कोई अच्छा नेता था। इस तरह की वहाँ पर कंडीशन हो रखी थी। और यूरोप के जो बाकी के हिस्से थे, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, इनमें भी उदारवादी लोग थे, जिसमें मध्यम वर्ग के पुरुष भी थी, महिलाएं भी थी। ये लोग कहते हैं, ये लोग साथ मिलके काम कर रहे थे और साथ मिलके क्रांतिकारियों के प्रति अपना जो भी योगदान हो सकता उतना योगदान दे रहे थे। और संसद के सिद्धांतों के आधार पर देश और राज्य के निर्माण के लिए उनकी मांगों को उठाया। इन्होंने क्या था, संसद के जो सिद्धांत होते हैं और देश के लिए जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं और देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए इन्होंने क्या था, मांग उठाई। जर्मनी में मध्यम वर्ग के पैसे वाले व्यापारियों और समृद्ध कारीगरों ने विभिन्न राजनीतिक संघों के साथ मिलकर फ्रैंकफर्ट में एक जर्मन नेशनल असेंबली का निर्माण। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो जर्मन के जो मध्यम वर्ग के लोग थे, व्यापारी लोग थे, कारीगर थे, मजदूर थे, अशिक्षित वर्ग थे, ये सारे लोगों ने मिलकर एक नेशनल असेंबली बनाई थी और संविधान का निर्माण किया था, जिसको कि पहले राजशाही संसद को सौंप दिया गया था। यानी कि जो राजा जो उस पर जो है अपना अधिकार चलाते थे, उस पर रूल्स रेगुलेशंस जो है अमेंडमेंट करते थे। लेकिन फिर बाद में क्या था, जनता ने जब इसका विरोध किया तो फिर जहाँ पे जनता को कंट्रोल दे दिया गया था, लेकिन बाद में फिर सरकार की ही चली और उन्होंने इसको जो है बाद में भंग कर दिया। उदारवादी आंदोलनों को अंततः रूढ़िवादी ताकतों को द्वारा दबा दिया गया था। यानी कि उदारवादी जो आंदोलन चल रहे थे, लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन विचारों को जो रूढ़िवादी थे, जो भी सत्ता पे मौजूद थे, अधिकारी वर्ग के थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको दबा दिया, इनके आंदोलन को दबा दिया, इन पर अत्याचार किया, जिससे कि ये आंदोलन को वापस ले सकें, आंदोलन से पीछे हट सकें। और ऐसा ही हुआ। और फिर इन्होंने क्या किया, पुराने आदेशों को वापस भी नहीं लिया गया। जिस वजह से आंदोलन हो रहा था, उन आदेशों को वापस भी नहीं लिया गया। यानी कि जो अत्याचार था बिल्कुल चरम सीमा पर पहुँच गई थी। ये किसी के नहीं सुन रहे थे, आप सब कितना भी आंदोलन करो या कुछ भी करते रहो, हमको जो करना है वही करेंगे। इस तरह की शासन व्यवस्था चलाई जा रही थी। उदारवादियों द्वारा समर्थित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचार स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक आदर्श पर आधारित थे। यानी कि उदारवादी जो लोग थे वो चाहते थे कि राजनीतिक तरीके से या सामाजिक तरीके से या आर्थिक तरीके से, किसी भी तरीके से जो है संविधान के अंतर्गत नियम का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए उनको जो है उनकी आवाज़ों को सुना जाए, उनकी मांगों को सुना जाए और उनके जो अधिकार हैं उनको अधिकारों को पहचान के उनको उस हिसाब से जो है शासन का चलाया जाए, उनको व्यवस्था दी जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, जिसकी वजह से उनको अंततः उनको भी वापस हटना पड़ा, क्योंकि सरकार के ज़्यादा अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। कोई भी दो देशों के बारे में हमें बताना है कि 19वीं सदी में किस तरह से
राष्ट्र विकसित हुआ, कि 19वीं सदी में राष्ट्र में किस तरह से विकास हुई, क्या कमियां थी, किस तरह से कमियों को दूर किया गया, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं यूरोप के बारे में। तो 19वीं सदी में यूरोप में शिक्षित और मध्यम वर्गों के नेतृत्व में जनता और क्रांतिकारियों के लोकप्रिय उत्थान दोनों की विशेषता थी। तो यूरोप में क्या था, शिक्षित वर्ग भी थे, मध्यम वर्ग के लोग थे, और जो गरीब जनता थी, ये सभी के सभी लोग क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे। यही उनकी मेन विशेषता थी। विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित मध्यम वर्ग 1948 में एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए एक साथ आए थे। जैसा कि मैंने भी बताया था कि जो मध्यम वर्ग के लोग, जितने भी हाई कैटेगरी के लोग थे, लो कैटेगरी के लोग थे, ये सारे लोग मिल के इन्होंने नेशनल असेंबली का निर्माण किया था और एक साथ आए थे, जिसमें कि बाद में अभिजात वर्ग और सेना के विरोध का सामना करना पड़ा। बाद में जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने और सेना ने क्या किया, अपनी ज़बरदस्ती करके इस नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, अत्याचार किया, जिससे कि नेशनल असेंबली को भंग किया जा सके। अपने बड़े पैमाने पर समर्थन के आधार पर हारने के लिए इसे भंग करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उनको ज़्यादा समर्थन मिल रहा था। क्योंकि इससे क्या था, जो बड़े अधिकारी जो लोग थे, पादरी वहाँ के थे, उनको इससे लॉस हो रहा था, क्योंकि जनता को पैसा जाने लगा था। तो वो नहीं चाहते थे कि जनता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अधिकारियों को जो जिस तरह से पैसा मिलता था, उनसे पैसा छीना जाए, जनता में बांटा जाए, इस तरह की सत्ता उन्हें नहीं चाहिए थी। क्योंकि अधिकारी वर्ग जो थे, अधिकारी वर्ग पर ज़्यादातर उच्च कैटेगरी के लोग ही उस सत्ता में काबिज थे। इस वजह से वहाँ के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि आखिर किसी न किसी तरीके से इस नेशनल असेंबली को हमें भंग करना है, वरना हम यहाँ से बहुत ही नीचे चले जाएंगे, हम पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। इस तरह से जनता पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। 19वीं शताब्दी के जर्मन और इटालियन राष्ट्र का विकास बताता है कि राजनीतिक विखंडन 19वीं सदी के मध्य तक जर्मनी इटली के वर्तमान राष्ट्रीय अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों में बटे हुए थे। यानी कि इटालियन जो राष्ट्र था, उसका जो विकास हुआ था, और जर्मनी का जो देश था, इन दोनों देशों को अगर आप देखेंगे उस वक्त में, तो जिसमें आपको देखने को ये मिलेगा 19वीं सदी के अंतर्गत जो जर्मनी के जो देश थे, जो और उसमें जो राष्ट्र थे, राज्य थे, वो राज्य, और इटली के जो राज्य थे, ये राज्य बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए थे, आपस में मतलब बिल्कुल बटे हुए थे। किसी में किसी की सत्ता थी, किसी में किसी की सत्ता थी, तो ये आपस में एक नहीं थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। जिस तरह से इनका एकीकरण होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। पितावली क्षेत्र में 1830 के दशक के दौरान ज्योतिषी मैक्सिनी और क्रांतिकारियों ने एकात्मक पितावली गणतंत्र की स्थापना की। पितावली एक क्षेत्र था। इस क्षेत्र में 1930 के दशक में ज्योतिषी मैक्सिनी जो थे क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इतावली गणतंत्र की स्थापना की, लोगों को एकत्र किया और इतावली गणतंत्र की स्थापना की। लेकिन 1831 और 1848 की क्रांतिकारी विद्रोही इटली को एकजुट करने में असफल रही। इन्होंने लोगों को एकत्र किया, गणतंत्र की स्थापना भी कर दी, लेकिन क्या था, 1831 में जो क्रांति हो रही थी और 48 में जो क्रांति हो रही थी, उसका इतना ज़्यादा विद्रोह हो गया था कि ये इटली के लोगों को एकत्र नहीं कर पा रहे थे। उनको एकत्र करने के लिए कौन आए थे, मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैं आपको वापस देखा। उनको एकत्र करने के लिए ये जो थे काउंट कैम्बली द काबुल, इन्होंने जिम्मा लिया था, तब इन्होंने जाके उनको एकत्र किया था। क्योंकि हर काम हर कोई नहीं कर सकता है, सबके लिए अलग अलग काम, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। लेकिन इन्होंने क्या, इन्होंने शुरुआती दौर में ज्योतिषी मैक्सिनी ने शुरुआती दौर में लोगों को एकत्र किया था और गणतंत्र की स्थापना की थी। लेकिन इटली में जब विद्रोह हुआ तो ये लोग एकजुट नहीं हो सके थे, फिर बाद में काबुल को आना पड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जालवे राइन क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद हम क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो ये लास्ट है, इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस का जो पहले का चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया है। यही वीडियो में आपकी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं जर्मनी वो जालवे राइन क्या है। तो जालवे राइन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जर्मनी का एक शुल्क संघ था। जालवे राइन क्या था, एक प्रकार का शुल्क संघ था, यानी कि एक प्रकार की फीस थी जो कि जर्मनी के लोगों को पे करनी पड़ती थी। इसमें अधिकतर जर्मन राज्य शामिल थे और ये फीस किनको देना पड़ता, जो कि जर्मनी जो जितने भी राज्य थे, जर्मनी राज्य के लोगों को ये फीस देनी पड़ती थी। इस संघ की स्थापना 1834 में हुई थी। ये जो संघ बना था, इस संघ की स्थापना जो थी, जालवे राइन का जो संघ था, 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के बाद अलग अलग जर्मन के राज्यों के बीच शुल्क को लेकर विवाद बढ़ा। अब क्या है, जो फीस जो ली जा रही थी सरकार के द्वारा, लोगों में क्या था, लोग चाहते थे कि फीस लगे, कुछ लोग कहते फीस नहीं लगे, किसी को फीस ज़्यादा लगती थी। जो हाई कैटेगरी के जो लोग थे, जो कि बहुत ज़्यादा सक्षम थे, उनसे ये फीस लगती थी, लेकिन उनसे फीस कम लगती थी। गरीब लोगों से फीस ज़्यादा ली जाती थी। ये आपस में मतभेद हो गया था, लोग कोई इसका समर्थन करे तो बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे थे।
इन्हीं विरोधों और समर्थनों के मध्य क्या था, जलवाइन की संधि को जो है विराम मिला, यानी कि राज्यों के मध्य जो आर्थिक तौर पर एकीकरण था वो प्रतीक बना। इस संधि में क्या था, जब लोग विरोध करने लगे तो इस संधि को जो है विराम मिला, इस संधि को यहाँ पे बंद कर दिया गया। तब ये कहा जाने लगा कि हाँ, अब लोगों की ही बातें सुनी जाएंगी, जैसी जनता चाहेगी वैसे ही शुल्क लिया जाएगा, अन्यथा फालतू के टैक्सेस और फीस नहीं पे की जाएगी। इस संधि की स्थापना के बाद मुद्राओं की संख्या 30 से कम होकर सिर्फ 2 रह गई थी। जब इस संधि को बनाया गया था 1834 ईस्वी में, तब जो मुद्राएं पहले 30 चलती थी उनकी संख्या सिर्फ 2 ही कर दी गई थी। इस तरह से जो है उनकी वैल्यू कम हो गई थी। इस तरह की ये जलवायु की संधि थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपने सारा कुछ यहाँ तक रुक के देखा है तो आपने देखा इस वीडियो में सारा का सारा कुछ पूरा का पूरा टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज मैंने इसको कवर कर दिया है, जिससे कि आपको यहाँ से नोट्स भी मिल जाएंगे, अच्छे नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक एक बातें समझ में आ जाएंगी जो कि आपको नॉर्मली समझ में नहीं आती। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इस चैनल में आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलती हैं और साथ ही साथ आपके किस सब्जेक्ट के इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इन सभी सब्जेक्ट के आपको जो है क्लासेस मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो क्लासेस मिलेंगे और साथ साथ बायोलॉजी क्लासेस भी मिलेंगी। तो इसमें आपका पूरी तरह से भला ही होने वाला है। आप हमारे चैनल के साथ रहिए, आपको सारी क्वालिटी के साथ आपको एजुकेशन दी जाएगी।